Hello everyone and welcome to our YouTube channel Vision Civil Service. My name is Lakshita and I'm a faculty of Current Affairs and Polity at this coaching center. हमारे कोचिंग सेंटर के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो हमारे कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर का नाम है अनिल कुमार सर एंड हमारे जितने भी फैकल्टीज़ वहाँ पे काम करते हैं दे आर वेरी एक्सपीरियंस एंड हैव बीन सर्विंग इन दिस फील्ड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. हमारे यहाँ 2 फ्री डेमो क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू एनरोल इन आवर बैचेस एंड सिमिलरली हमारे पास वीकेंड बैचेस भी अवेलेबल हैं. दिस सीरीज इज़ ऑल अबाउट पॉलिटी. हम इस सीरीज़ में पॉलिटी के हर टॉपिक्स को डिवाइड करके डिस्कस करेंगे. लाइक फर्स्ट वील स्टार्ट विद आवर कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हम आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, फिर ड्यूटीज़, फिर आर्टिकल्स. ऐसे करके हम पॉलिटी का पूरा सिलेबस कवर अप करेंगे थ्रू आवर यूट्यूब सीरीज़. ओके, तो इसकी पूरी सीरीज़ बनाई जाएगी एंड यू हैव टू फॉलो दिस. ओके, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. हमारा इंस्टीट्यूट सेक्टर 15 नोएडा में सिचुएटेड है एंड यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट ऑफ विजन सिविल सर्विस. Okay, so let's start with our series and please follow this channel so that you can have access to all the videos of polity and आपका syllabus अच्छे से और जल्दी से cover up हो जाए. The organic law of the country, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक है जिसमें हमारा फ्रेमवर्क दिया गया है, जिसमें हमारा लॉज प्रोवाइडेड है हमारी पूरी कंट्री के. ठीक है, जिसके आउटलुक में, जिसके पूरे चारों ओर हमारा फंक्शनिंग, हमारा गवर्नमेंट, हमारी मशीनरी वर्क करती है. ओके, A constitution is a document which embodies the faith and aspiration of people and enjoys the legal sanctity. It is a fundamental and organic law of the country and all the other laws and custom of the country in order to be valid must conform to it. तो अगर हमें कुछ भी बोलना है कि कोई भी वैलिडिटी अगर इम्प्रूव करनी है related to our laws, related to our fundamental rights, duties, etc., we have to refer to our कॉन्स्टिट्यूशन. ये एक फ्रेमवर्क है, इसमें हमारे प्रिंसिपल फंक्शंस इंक्लूडेड हैं. ठीक है, हमारे सारे ऑर्गन्स के, हमारी गवर्नमेंट के, उनके बीच के रिलेशंस के, एंड हाउ अ सिटीजन शुड वर्क, हाउ व्हाट आर द राइट्स गिवन टू अ सिटीजन, सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. अब हम कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज़ द रिटन एंड द सेकंड इज़ अनरिटन. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जहाँ पे प्रोविजंस कोडिफाइड होता है, मतलब रिटन होते हैं, उनको स्टेप्स में गिवन होते हैं, सिस्टमैटिकली होते हैं इनटू अ सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट. एक ही डॉक्यूमेंट में हमने सारा मेंशन करा हुआ है प्रोविजंस को. दैट इज़ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ इनैक्टेड, इट इज़ ड्राफ्टेड. ठीक है, उसको बनाया जाता है, पहले उसको ड्राफ्ट किया जाता है और फिर उसको इनैक्ट पास किया जाता है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यूएसए एग्जाम्पल्स हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के. सेकेंड, जब हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो दोज प्रोविजंस हैव नॉट बीन कोडिफाइड इनटू अ सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट. जैसे इसमें सब कुछ रिटन है, कोडिफाई किया गया, उसमें कुछ भी कोडिफाई नहीं होता, कोई भी एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं बना हुआ होता. इट हैज़ इवॉल्व ओवर टाइम. वो अनरिटन फॉर्म में होता है, वर्बल फॉर्म में होता है, डिपेंड करता है कैसे टाइम बदल रहा है, उसके अकॉर्डिंग उनके रूल्स रेगुलेशन चीज़ों में चेंजेस आते रहते हैं. फॉर एग्जांपल यूके एंड न्यूजीलैंड हैव दी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम अगर बात करते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व कैसे हुआ है, तो हम अगर अपने इंडिया की ही स्टडी करेंगे इस बारे में तो हम देखेंगे ब्रिटिश टाइम से हमारा, ब्रिटिश रूल से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता हुआ आ रहा है. तो ब्रिटिश जब इंडिया में आए थे 1600 में, तब आए थे वो ट्रेडर्स के फॉर्म में एंड दे फॉर्म द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत करी थी इंडिया में. उस टाइम पे उनको कुछ एक्सक्लूसिव, उनको कुछ राइट्स दी गई थी ट्रेडिंग से रिलेटेड कि वो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं अंडर द चार्टर ग्रांटेड बाय द क्वीन एलिजाबेथ वन. उनको बेसिकली यहाँ पे पहले ट्रेड करने के लिए भेजा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने के लिए भेजा गया था और उनका जितना भी वर्क होता था वो क्वीन एलिजाबेथ के अंडर होता था. उनको सब कुछ उनको जाके बताना पड़ता था. ठीक है, however with the decline of Mughals after the death of Aurangzeb in 1707, the company started interfering in the internal politics of the पॉलिटिकल मैटर. और जैसे जैसे मुगल्स का डिक्लाइन होता रहा, जैसे हमने देखा है कि औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है 1707 में, तो कंपनी क्या करती है,
पॉलिटिकल मैटर्स में कंट्री के घुसने लगती है, इंटरफेयर करने लगती है, ठीक है। धीरे धीरे वो अपनी जो ट्रेड राइट्स थी उसको इंक्रीज करती है, ठीक है, अपना एरिया इंक्रीज करती है, ठीक है। ऐसे करते करते वो हमारे पे क्या करने लग जाती है, राज कर जाती है। जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, 1757 में, और बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में। तब क्या हुआ था, तो कंपनी ने क्या किया था, एस्टैब्लिश कर लिया था अपने आप को एज अ सुप्रीम पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, और रूल किया था 1858 तक। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का हम रूल बोल सकते हैं, उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के बाद अपना रूल इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था, दैट इज़ अंडर 1764 के बाद बोल सकते हैं, एंड दे रूल अंडर टिल 1858, ओके। In order to control the political activities of the company in India, various regulating acts were introduced. और जब कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी तो उनको उनके एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे रेगुलेटिंग एक्ट्स लाए गए थे, ठीक है। टाइम टू टाइम डिफरेंट रेगुलेटिंग एक्ट्स लाए गए थे, एंड दोज रेगुलेटिंग एक्ट्स, जो वो रेगुलेटिंग एक्ट्स बने थे, वही हमारा बेस बनते हैं फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। उन्हीं रेगुलेटिंग एक्ट से हमने चीज़ों को उठाया है, उसको बेस बनाया है, एंड उसी बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस मच, ठीक है। बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से आपको हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट समझाया जा रहा है। अब हम देखते हैं, फर्स्ट होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल, ओके, दैट कम्स अंडर 1773 टू 1858, जो अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद हमारा आ जाता है द क्राउन रूल, 1858 से लेकर 1947 तक। पहले तो कंपनी का रूल चल रहा था, उसके बाद सीधे जो पावर थी वो क्राउन पे चली गई, ब्रिटिश क्राउन पे चली गई, वहाँ से वो सब कुछ रेगुलेट करते थे। उन्होंने गवर्नर जनरल्स भेजे इंडिया में, ठीक है, अलग अलग रेगुलेटिंग बॉडीज़ भेजी इंडिया में, जो कि हमारी कंट्री को रेगुलेट करने लगी। अब हम अगर पढ़ेंगे कंपनी रूल, तो कंपनी रूल में ये कुछ अलग अलग एक्ट्स आते हैं, लाइक द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट आए थे इस टाइम पे, ओके। और हम अगर क्राउन रूल की बात करें तो सबसे पहला उसमें आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट्स आए थे हमारे चार, ठीक है, 1861, 92, 1909 और 1919, और उसके बाद हमारे दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स आए थे, एंड दीज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स, ये भी हमारे मतलब इनके तो मेजर जो पॉइंट्स थे वो उठा के हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं। तो ये मेजर हमारे स्टेप्स बन जाते हैं फॉर आ बेसिस और हमारे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम कंपनी रूल के जो एक्ट्स हमने अभी देखे हैं उसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ा ब्रीफ में। सबसे पहला था रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि आया था 1773 में। मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था उस टाइम पे उन्होंने क्या कंट्रोल, क्या रेगुलेशंस अप्लाई करी थी, वो है इसमें। सबसे पहला जो स्टेप उन्होंने लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वॉज टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। उन्होंने हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स थे उनको रेगुलेट और उनको कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। उन पर कुछ रेगुलेशंस बनाई थी कि हाँ तुम्हारी ये टेरिटरी है, तुम्हारा इतना कंट्रोल है, उस बेसिस पे, ओके। उसके बाद गवर्नर ऑफ बंगाल को बनाया गया था, उसकी पोजीशन को बनाया गया था एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। अर्लियर ही वाज गवर्नर ऑफ बंगाल, नाउ ही वाज कॉल्ड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इस एक्ट के उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी 4 लोगों की, जिसमें थे फिलिप्स फ्रांसिस, मैनसन, बारवेल एंड क्लेवरिंग, ओके। 4 लोगों की काउंसिल बनी थी, ओके, जो कि उसे असिस्ट करती थी। किससे असिस्ट करती थी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग्स, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि जो हमारी प्रेसिडेंसीज थी मद्रास और बॉम्बे, आपने देखा होगा कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे तीनों मेजर हमारी प्रेसिडेंसीज थी। तो ये दोनों प्रेसिडेंसी कैलकाटा के थोड़ी सबऑर्डिनेट बन गई थी अंडर दिस एक्ट, एंड द 3 प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। दोनों मतलब तीनों प्रेसिडेंसी एक दूसरे के इंडिपेंडेंट थी, कोई किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं थी। इस एक्ट में हमने एस्टैब्लिश किया था सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा 1774 में। इसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे, लाइक सर एलिजा इम्फी,
वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो भी फर्स्ट वाले नाम है ना, फर्स्ट चीफ जस्टिस हो गया, फर्स्ट गवर्नर जनरल हो गया, ये सब आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। ओके तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था ओवर द कंपनी वो स्ट्रेंथन हो गया बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट्स ऑन इट्स रेवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। मतलब उन्होंने क्या बना दी थी, उस पर अथॉरिटी बना दी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उस पर आ गए थे कंपनी के ऊपर, जो कि उसकी सारी रिपोर्ट देते थे, उसकी रेवेन्यू से रिलेटेड, मिलिट्री अफेयर, सिविल बॉडी से रिलेटेड सब कुछ उनको प्रोवाइड करते थे। एंड इस एक्ट ने क्या किया था, इसने जो एक्ट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग ब्राइब्स। इस एक्ट में एक अच्छा पॉइंट जो मुझे लगा पर्सनली वो था कि इन्होंने जो कंपनी को सर्व कर रहे हैं लोग, जो कंपनी में काम कर रहे हैं, वो किसी भी प्राइवेट ट्रेड में नहीं जा सकते या फिर ब्राइब्स घूस नहीं ले सकते और प्रेजेंट्स नहीं ले सकते लोकल लोगों से, क्योंकि उन्हें अपना काम निकालना होता था। तो ऐसा हो सकता है ना कि वो लोगों से घूस ले रहे हो, प्रेजेंट्स ले रहे हो, वो ये नहीं कर सकते थे अंडर दिस एक्ट, उनके लिए रेगुलेशन थी। सेकेंड एक्ट वॉज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो ये एक्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तब के प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तब भी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे उस टाइम पे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, उन्होंने विलियम पिट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो इसीलिए इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। पिट्स इंडिया एक्ट ने डिस्टिंग्विश, मतलब उन्होंने डिवीजन बना दिया था बिटवीन द कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। मतलब उन्होंने बोल दिया था कि जो आपके काम के फंक्शंस हैं और जो आपके पॉलिटिकल फंक्शंस हैं उन दोनों में डिफरेंस है, उन दोनों को साथ मत लेके चलो। ओके इन्होंने डबल गवर्नमेंट का सिस्टम बनाया था अंडर विच कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कुड मैनेज कमर्शियल अफेयर्स। ठीक है, अभी हमने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पढ़े थे, तो वो कमर्शियल अफेयर्स संभालते थे। और एक नई बॉडी क्रिएट करी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स संभालती थी कंपनी के। आया समझ? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल संभाल रहे हैं एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स संभाल रहे हैं कंपनी के। बोर्ड ऑफ कंट्रोल डिज़ाइन किया गया था जिससे कि वो सुपरवाइज कर सके और डायरेक्ट कर सके सारी जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, सिविल, मिलिट्री, गवर्नमेंट, रेवेन्यू से रिलेटेड, ठीक है, जो पॉलिटिकल स्फेयर में आ जाते हैं उनको। एंड इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम कि जो कंपनी की टेरिटरी इंडिया में थी उसको ब्रिटिश पोजेशन कहलाया जाने लगा। आया समझ? मतलब कंपनी की जो टेरिटरी, जिस कंपनी में कंपनी अपनी टेरिटरी कहलाती थी उसको ब्रिटिश पोजेशन बोल दिया गया। मतलब ब्रिटिश की अधिकार है उन चीज़ों पे। ठीक है, क्या काम करने आई थी वो? यहाँ पे ट्रेड करने आई थी। बाद में उन्होंने क्या बोल दिया, ये तो ब्रिटिश की पोजेशन है। राइट। नेक्स्ट वॉज द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इस एक्ट में क्या होता है, दिस एक्ट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल टू ऑल द फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसी। तो जो पावर थी लॉर्ड कॉर्नवालिस की, उसको सारे गवर्नर जनरल्स और गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी के ऊपर बना दी गई। gave the governor general more power and control over the government of the subordinate presidencies of Bombay and Madras। मतलब गवर्नर जनरल पे इतनी पावर थी कि वो कंट्रोल भी कर सकता है गवर्नमेंट्स को, बॉम्बे, मद्रास, ऐसी जो प्रेसिडेंसीज थी उनको। एंड द कमर्शियल राइट्स ऑफ द कंपनी वर एक्सटेंडेड फर्दर फॉर 20 ईयर्स। मतलब 20 ईयर्स और अब कंपनी यहाँ पे काम करेगी, इस एक्ट के अंदर ये बता दिया गया। इंडिया में रह के कमर्शियल एक्टिविटी और 20 साल करेगी ये कंपनी, ये चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में बताया गया। एंड इसमें प्रोविज़न ऐसे लाए गए थे जिससे कि जो कमांडर इन चीफ थे वुड नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वाज अपॉइंटेड। जो कमांडर इन चीफ होंगे जब तक उसको अपॉइंट नहीं करा जाएगा तब तक वह मेंबर नहीं कहलाएगा गवर्नर जनरल की काउंसिल का। और जो सैलरीज थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, वो सब कुछ इंडियन रेवेन्यू से पे करी जाएगी। आगे समझ? ये सब पॉइंट्स थे किसके? चार्टर एक्ट के। अब नेक्स्ट चार्टर एक्ट था 1813 वाला। इसमें जो कंपनी का ट्रेड था उसको और 20 साल बढ़ा दिया गया। देखा, इन्होंने 20-20 साल करके ना हम पे 200 साल राज कर लिया है। ठीक है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में, बाद में ब्रिटिश क्राउन के फॉर्म में। उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, ब्रिटिश क्राउन की जो सॉवरेनिटी थी वो कंपनी के टेरिटरीज़ में कर दी। मतलब जहाँ पे कंपनी की टेरिटरीज़ है
वो ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी कहलाएगी, वहाँ पे उनकी सॉवरेनिटी प्रैक्टिस हो सकती है। इस एक्ट के अंदर उन्होंने परमिशन दी उन लोगों को जो चाहते थे कि इंडिया वो जाएं, ठीक है, वो अपने मॉरल, अपने रिलीजन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकें। तो इस टाइम पे क्या हुआ, इंडिया में बहुत सारी क्रिश्चियन मिशनरीज फॉर्म हुई, मतलब बाहर से ब्रिटिश से लोग आने लगे जिन्होंने यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज फॉर्म करी और यहाँ पे अपना रिलीजन बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। ओके, इस एक्ट के अंदर जो कंपनी थी उन्होंने रेगुलेट करा टेरिटोरियल रेवेन्यू और कमर्शियल प्रॉफिट को, कि जो वो रेवेन्यू टैक्सेस के फॉर्म में अलग फॉर्म में कलेक्ट कर रहे थे उसको और अपने प्रॉफिट को। और उन्होंने बोला इन दोनों चीज़ों को हमें सेपरेट करके रखना है, टेरिटोरियल रेवेन्यू को और कंपनी के अलग से अकाउंट्स को मिक्स नहीं करना है। इट डिप्राइव द कंपनी ऑफ द मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना। इस एक्ट के अंदर जो कंपनी की मोनोपोली थी इंडिया में ट्रेड की, उसको सिर्फ टी के काम में और चाइना से ट्रेड में तब्दील कर दिया गया, मतलब उनका जो रोल था उसको लिमिट करके टी ट्रेड और चाइना के साथ ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। और इन्होंने गवर्नर जनरल काउंसिल्स के लिए भी कुछ रेगुलेशन बनाई और जो कि बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट के आगे रखी गई थी। इन्होंने सम ऑफ ₹1 प्रमोट एजुकेशन करने के लिए भी दिया, ठीक है, 1 लाख रुपए उन्होंने इंडिया में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए भी अलॉट किया था। और इन्होंने लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने के लिए इंडिया में इम्पोज करे टैक्स ऑन पर्सन एंड टू पनिश दोज हु डिड नॉट पे देम, ठीक है, जिससे कि लोकल गवर्नमेंट मतलब लोकल गवर्नमेंट या लोकल कंट्रोल बन सके उनका, उन्होंने टैक्सेस लगाए लोगों पे और जो उसको नहीं पे करता था उसको पनिशमेंट फेस करनी पड़ती थी, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये हमारा बन जाता है हमारा फाइनल स्टेप, जिसके बाद हमारा बोल सकते हैं सेंट्रलाइजेशन के लिए एक तत्व हो गया था इस टाइम पे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस लाए, एक नया मॉडल बनाया ऑल इंडिया चार्टर और एक्ट को एक स्टेप बना दिया टूवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। गवर्नर जनरल बना दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो बंगाल का पहले गवर्नर जनरल था उसको इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसको सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स प्रोवाइड करी गई थी। इसीलिए फर्स्ट टाइम हम बोल सकते हैं कि एक नई गवर्नमेंट का गठन हुआ, एक नई गवर्नमेंट बाहर उभर के आई जिसको अथॉरिटी दी गई सारी टेरिटरी जो कि ब्रिटिशर्स की थी उसको संभालने की, पोजेस करने की। एंड हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक, राइट। एंड जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को सौंप दिया गया, ओके, कमर्शियल एक्टिविटीज़ को। तो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल की काउंसिल को बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी गई, वास्ट पावर्स दे दी गई। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स भी मिली अलग से, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो एक पोजीशन बनी उसके पास बहुत पावर्स थी, एग्जीक्यूटिव भी लेजिस्लेटिव भी, और जो लॉज थे उससे पहले के एक्ट्स के, ठीक है, वह उनको भी एक्ट्स कहलाए जाने लगा। द एक्ट ऑल्सो डायरेक्टेड द गवर्नर जनरल काउंसिल टू अडॉप्ट मेजर टू मिटिगेट द स्टेट ऑफ स्लेवरी परसिस्टिंग इन इंडिया सिंस द सल्तनत एरिया। और इन्होंने कुछ मेजर्स भी इंक्लूड करने के लिए सोचे कि हम जो स्लेवरी है इंडिया में, ठीक है, जो लोगों को बंधुआ मजदूर कह सकते हैं वो बनाया जाता है मुग़ल टाइम से, ठीक है, उसको हम हटाएं, उसके लिए कुछ मेजर्स लाएं। एंड द गवर्नमेंट वॉज नोन एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हिज काउंसिल वॉज नोन एज द इंडियन काउंसिल। इसकी वजह से एक नया प्रोविजन आया ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। फर्स्ट टाइम जो IAS IPS मतलब जो ये हमारा सिविल सर्विसेज वाला जो पॉइंट था ना, वो इमर्ज कब हुआ था, इसी एक्ट में इमर्ज हुआ था। एंड द प्रोविजन वॉज नेगेटिव आफ्टर द ऑपोजिशन ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसको थोड़ा उन्होंने नेगेट भी किया था, इसको थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया गया था। नेक्स्ट हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इस एक्ट को पास किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बिटवीन 1793 से 18 में, ये जो था चार्टर एक्ट डिफरेंट। अब इसमें क्या था, ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी टेरिटरीज थी, उनके रेवेन्यू एरियाज थे,
उनको क्राउन को ट्रांसफ़र करने के लिए बात कही गई थी, ठीक है। एंड जितने भी प्रीवियस एक्ट थे उनमें सब में 20-20 साल का आपने देखा था रिन्यूअल किया गया था कंपनी के लिए। इस एक्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेट किया गया था लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर। अभी तक सब सेम चल रही थी, लेजिस्लेटिव पावर्स भी थी, एग्जीक्यूटिव सब मिक्स चल रही थी। अब उसमें थोड़ा सेपरेशन लाया गया। अब इन्होंने क्या किया, 6 न्यू मेंबर्स बनाए गए थे लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स के लिए। ओके, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए 6 न्यू मेंबर्स का अलॉटमेंट किया गया। उसके बाद ओपन कंपटीशन, सिविल सर्विसेज, इन सब चीज़ों को भी लाया गया। ओके, इसके बाद सेपरेट लेफ्टिनेंट गवर्नर वाज अपॉइंटेड फॉर बंगाल एंड मकौले कमिटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज पहली बार बनी थी 1854 में। इस एक्ट के चलते क्या हुआ था कि कंपनी को उसकी जो पोजेशन थी इंडियन टेरिटरी की ऑन टर्म्स ऑफ ब्रिटिश क्राउन, उसके बारे में भी, मतलब उसके पोजेशन के बारे में भी इसमें स्पेसिफाई किया गया था कि आपकी कौन कौन सी पोजेशन है, जो कि उन्हें ब्रिटिश क्राउन को बतानी पड़ती थी ना, उस सब के बारे में। और इसमें ये भी बताया गया था कि कंपनी रूल कभी भी ख़त्म हो सकता है, मतलब कंपनी रूल को अब ब्रिटिश क्राउन कभी भी टर्मिनेट कर सकता है। इस एक्ट में लोकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी इंट्रोडक्शन किया गया था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाएंगी, 6 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स बनाए जाएंगे, 4 न्यू लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में होंगी, जैसे बॉम्बे, मद्रास, आगरा एंड बंगाल, ठीक है। लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई गई थी बॉम्बे, मद्रास, आगरा एंड बंगाल। ये थी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम के जितने भी एक्ट्स लाए गए थे, जब तक उन्होंने रूल किया उस टाइम के एक्ट्स थे। अब हम आगे बढ़ते हुए करते हैं जब ब्रिटिश ने अपने अंडर ले लिया था चीज़ें, दैट वाज फ्रॉम 1858 टू 1947। इसके अंदर बहुत सारे एक्ट आए, लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सबसे पहले ये एक्ट आया था आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का रिवोल्ट को हम और क्या कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है इसे। ये एक्ट को हम एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट भी कहते हैं। एंड इसमें क्या किया था, पावर्स को ट्रांसफ़र किया था गवर्नमेंट को, टेरिटरीज को एंड द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स थी वो गवर्नमेंट, टेरिटरीज और जो रेवेन्यूज़ वगैरह थे सब कुछ ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया था, सब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया था। ओके, इसमें क्या था कि इंडिया जो होगी अब गवर्न करी जाएगी इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी, मतलब क्राउन ऑफ द ब्रिटिश, हर मैजेस्टी, क्योंकि तब क्वीन होती थी। द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज चेंज टू वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल को अब क्या बना दिया गया, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। एंड लॉर्ड कैनिंग हु वॉज देन गवर्नर जनरल नाउ बिकेम द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे उनको फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग को बना दिया गया। इस सिस्टम ने डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट में लाया गया था, उसको अबॉलिश कर दिया, ठीक है। मतलब बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ख़त्म कर दिया। इसने एक न्यू ऑफिस बनाया था और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के लिए, एंड इससे कंप्लीट अथॉरिटी दे दी थी ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आप पूरा इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकते हो। इसमें 15 मेंबर काउंसिल बनी थी ऑफ इंडिया टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, और ये एक एडवाइजरी बॉडी बनी फॉर द स्टेट एंड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। ओके, इन्होंने क्या फोकस किया था कि हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है हमारी कंट्री की उसको ठीक करेंगे बेसिकली, मतलब गवर्नर जनरल को रिप्लेस करके वॉइसरॉय को कर दिया गया था, और सारी पावर्स किसके अंदर थी, क्राउन के अंडर थी। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1867। अब इस एक्ट में क्या हुआ था, इस एक्ट के मेन फीचर्स क्या थे। इसमें फर्स्ट टाइम क्या किया, ब्रिटिश ने रिलैक्सेशन दे दी थी टू द रिलैक्स द रूल दैट द काउंसिल शेड कंसिस्ट एक्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ ऑफिशियल। दे परमिटेड इट टू इंक्लूड एडिशनल मेंबर्स नॉट लेस देन 6 एंड नॉट मोर देन 12। तो इन्होंने कुछ नए रूल्स निकाले थे, कुछ रिलैक्सेशन भी दी थी कि जो एडिशनल मेंबर्स होंगे वो 6 से कम नहीं होने चाहिए और 12 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कितने टाइम के लिए बनेंगे, 2 ईयर्स के लिए, एंड नॉट लेस देन 1/2 ऑफ दीज वुड बी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, और जितने टोटल हैं उसके 1/2 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है।
and the function of the council was restricted exclusively to consideration of the legislative proposal placed before it by the governor general. एंड इस काउंसिल का मेन फंक्शन क्या था कि जो भी प्रपोजल्स उसके सामने लाए जाएंगे बाय जो वो गवर्नर जनरल के सामने लाएंगे उसको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करके और कुछ एक्सक्लूसिव तरीके से लाना पड़ेगा. ओके अब जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज की उसको वापस से रिस्टोर कर दिया गया था जो कि पहले ख़त्म कर दी गई थी. इस एक्ट में पावर्स जो थी वो मेजरली गवर्नर जनरल के हाथ में थी. ठीक है, मतलब जो अब वॉइसरे बेसिकली बन चुके थे और जितने भी सारे बिल्स होते थे उनके सैंक्शन उनके लिए पहले सैंक्शन लेना ज़रूरी होता था क्राउन से. ही कुड वीटो अ बिल और रिजर्व इट फ्रॉम द एसेंट ऑफ द क्राउन. और जो भी गवर्नर जनरल था मतलब वो किसी भी बिल को वीटो कर सकता था. वीटो आपको पता होगा कि रोक सकता है वो उसे पास होने से या फिर अपना असेंट देने से अपनी उसकी मंजूरी देने से भी रोक सकता था. एंड ही कुड ऑल्सो लेजिस्लेट द ऑर्डिनेंस. ठीक है, इसके बाद उन्होंने न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की भी एस्टैब्लिशमेंट की थी बंगाल, पंजाब, नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस एक्सेट्रा में. इस एक्ट के चलते डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिवीजन ऑफ पावर्स को भी लाया गया था जिसमें इन्होंने रिस्टोर किया था लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी. मतलब जो डिफरेंट पावर्स डिवीजन थी उसको लाया गया था, बॉम्बे की अलग, मद्रास की अलग एक्सेट्रा. ओके एंड इसमें जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के हम इसके क्लाइमेक्स पे पहुंच जाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस. इसमें क्या था, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था दैट वाज द पोर्टफोलियो सिस्टम. इन इट जो अ मेंबर ऑफ द वॉइसरॉय काउंसिल वाज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट. मतलब वॉइसरॉय काउंसिल का एक मेंबर को इंचार्ज बनाया जाता था एक या उससे ज़्यादा डिपार्टमेंट के. एंड they could independently take decision and issue order on behalf of the council. and उस इंसान पे इतनी पावर होती थी कि वो अकेले ही डिसीजन ले सकता है और ऑर्डर्स भी निकाल सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ द होल काउंसिल. राइट, इसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम. एंड नेक्स्ट एक्ट वॉज इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. इस एक्ट का मेन फीचर क्या था दैट इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स. जो कि पहले हमने बोले थे ना नॉट लेस देन 6 एंड नॉट मोर देन 12, उसको अब बढ़ा के कर दिया गया था नॉट लेस देन 10 एंड नॉट मोर देन 16. ना 10 से कम ना 16 से ज़्यादा. द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बढ़ा दी गई थी. लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो पहले पावर्स थोड़ी लिमिटेड थी उसको भी इंक्रीज कर दिया गया था. द रूल फ्लेम अंडर द एक्ट अलाउड द मेंबर टू आस्क क्वेश्चंस. इसमें जो मेंबर्स थे अब वो क्वेश्चन भी आस्क कर सकते थे. ठीक है, जैसे पहले उन पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, अभी भी थोड़ी तो थी, कुछ कुछ एरियाज़ में थी, बट नाउ दे कैन आस्क क्वेश्चन एंड दे कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन द डिस्कशन ऑफ द बजट. बजट तब भी होता था. ठीक है, एंड द वर्ड इलेक्शन वॉज नोवेयर मैंशन बट अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन. इलेक्शन वर्ड को कहीं मेंशन नहीं किया गया था बट एक लिमिटेड और एक थोड़ा इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन फॉर द नॉमिनेटेड मेंबर्स इंट्रोड्यूस उस टाइम पे कर दिया गया था. ठीक है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ. आई होप आपको सारा समझ आ रहा होगा. ठीक है, अगर कोई पॉइंट आपको लगता है थोड़ा आपको उसमें और डिटेल चाहिए, कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन करना. आई लुक इनटू इट और मैं आपको उसको फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूर कोशिश करूँगी. नेक्स्ट वी हैव द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909. इस एक्ट को हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. ठीक है, पहली बार एक अटेम्प्ट किया गया था जिसमें हमने रिप्रेजेंटेटिव और एक पॉपुलर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के अंदर. ठीक है, जिसको बोला गया था द नेम ऑफ देन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया लॉर्ड मॉर्ले और वॉइसरॉय जो लॉर्ड मिंटो थे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी थी जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के अंडर आए थे. ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव और एक पॉपुलर सिस्टम तरीके से इन्होंने क्या किया था, साइज इंक्रीज कर दिया गया था ऑफ द सेंट्रल एज वेल एज द प्रोविंशियल काउंसिल.
ठीक है, जो काउंसिल्स थी हमारी प्रोविंशियल की भी और सेंटर की भी, उसके साइज को थोड़ा इंक्रीज किया गया था। द नंबर ऑफ द मेंबर्स सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो थे 16 से बढ़ाकर 60 कर दिए गए थे, है ना। एंड द नंबर ऑफ इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं दी गई थी, कोई फिक्स नंबर नहीं था, इट कैन बी एनीथिंग, वेरी कर सकता था, ठीक है। द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसकी एक ऑफिशियल मेजॉरिटी होती थी, जबकि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हैड नो ऑफिशियल मेजॉरिटी, उसकी एक मेजॉरिटी हो सकती थी सेंटर वाली की, प्रोविंशियल की ज़रूरी नहीं थी कि हो, ठीक है। एक इलेक्शन जैसी चीज़ इंट्रोड्यूस करी गई थी, वर्ड मेंशन नहीं था बट इलेक्शन ही था वो जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए सेंटर पे, ओके, सेंटर में। इस एक्ट ने क्या किया था, फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल को बढ़ा दिया गया था, लाइक मेंबर्स अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे, रेजोल्यूशन पास कर सकते थे बजट में, एक्सेट्रा। एंड कुछ सब्जेक्ट्स पे थे जैसे कि उन पे वो डिस्कशन उनका थोड़ा लिमिटेड था, लाइक आर्म फोर्सेस, फॉरेन अफेयर्स और इंडियन स्टेट से रिलेटेड। पहली बार इंडियंस को एसोसिएट किया गया था इसमें विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वायसराय एंड द गवर्नर। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये नाम आपको याद रखना है, वो फर्स्ट इंडियन बने थे जिन्हें वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्वाइन किया गया था एज अ लॉ मेंबर। मॉर्ले मिंटो कौन बने हमारे, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, इन्होंने अलग अलग कम्युनिटीज़ के बेसिस पे इलेक्टोरेट को डिवाइड किया था, ठीक है, अलग कम्युनिटीज़ को हम इलेक्टोरेट देंगे, इलेक्शन का वो देंगे। एंड इंडियंस वर अलाउड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वायसराय फॉर द फर्स्ट टाइम, और इसी टाइम पे इंडियंस को सबसे पहली बार अलाउ किया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है। एंड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिली थी प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ एक्सेट्रा का। पहली बार हमने इंट्रोड्यूस किया था रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट नाम से काउंसिल में, और काउंसिल को हम लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलने लगे थे। इसी बारी में हमने सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करी थी, फॉर एग्जांपल मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। एंड मुस्लिम मेंबर्स को सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही इलेक्ट कर सकते थे, दिस इज नोन एज कम्युनल या सेपरेट इलेक्टोरेट। समझ आ रहा है, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को सिर्फ मुस्लिम वोटर्स इलेक्ट करेंगे, हिंदू कम्युनिटी को सिर्फ हिंदू वोटर्स इलेक्ट करेंगे। मुस्लिम वोटर्स को डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू द प्रोविंशियल एज वेल एज द सेंट्रल लेजिस्लेटर, बट द जनरल वोटर्स कुड ओनली इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ओनली इनडायरेक्टली, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, यही हमारा बेस बन सकता है जिसने हमारी डिवीजन करना शुरू कर दिया था बिटवीन हिंदू मुस्लिम्स, ठीक है। इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। उस टाइम पे हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, और हमारे लॉर्ड चेम्सफोर्ड तो थे, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, जिसको हमने मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट भी बोलते हैं, इसलिए ये जो एक्ट था इसको इन दोनों के नाम पे बनाया गया था। इस रिपोर्ट को उन्होंने 1918 में पब्लिश किया था, और यही हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का बेस बनी थी इस रिपोर्ट से। एनी बेसेंट डिस्क्राइब्ड इस रिपोर्ट को क्या कहता था, अनवर्दी टू बी ऑफर्ड बाय द इंग्लैंड और टू बी एक्सेप्टेड बाय द इंडिया। इन्होंने बोला था कि ये रिपोर्ट ऐसी है कि ना इसको इंग्लैंड एक्सेप्ट कर, अनवर्दी कर देगा, मतलब इसको ऑफर अगर हम इंग्लैंड को करेंगे तो इसको वो वर्दी ही नहीं मानेगी, और इंडिया इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसा किसने बोला था, एनी बेसेंट ने। अब इसमें क्या क्या था पॉइंट मेन इस एक्ट में, डायाकी प्रोविंसेस में लाई गई थी, इन्होंने एक डुअल स्कीम बनाई थी ऑफ गवर्नेंस की नोन एज डायाकी एट द प्रोविंसेस विद द सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के जो सब्जेक्ट्स थे उनको डिवाइड कर दिया गया था दो कैटेगरीज में, सेंट्रल और प्रोविंशियल। समझ आ रहा है, दो कैटेगरीज बनाई गई थी, सेंट्रल और प्रोविंशियल। सेंट्रल सब्जेक्ट्स वो थे जिस पे सिर्फ कंट्रोल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वो थे जो जिन पे प्रोविंसेस का होगा, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर जो ट्रांसफ़र किए जा सके, रिजर्व जो एक जगह रिजर्व करके रखे जा सके, और जो इसमें इलेक्टेड मेंबर्स है उनका प्रोपोर्शन
जो था उसको रेज करके 70% कर दिया गया था। अब जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे उनको, उनमें कौन कौन से टॉपिक्स थे, लाइक पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, लैंड रेवेन्यू, ठीक है, ये सब चीज़ें किस में आती थी, रिजर्व सब्जेक्ट्स में। ये इसको कौन एडमिनिस्टर करता था, गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते थे, रोड, बिल्डिंग, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सैनिटेशन, हेल्थ, ये सब चीज़ें। इसको कौन देखता था, गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर। जैसे अभी होता है ना एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वैसे गवर्नर कौन करता था, गवर्नर करता था मिनिस्टर्स के हेल्प की वजह से, एंड दे वर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद इसमें एक यूनिटरी स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब इन्होंने डिवॉल्व कर दिया था पावर को टू द प्रोविंसेस, वर नॉट द फेडरल टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विद द सेंटर में एनक्रोच ऑन द स्टेट एंड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट। सेंटर पे अथॉरिटी थी कि वो स्टेट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी देख सकता है। सेंट्रल लेजिस्लेटर हैड द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी मैटर, किसी भी मैटर, वेदर इट बी प्रोविंशियल और स्टेट सेंट्रल मैटर, दोनों पे उसकी अथॉरिटी बन जाती है। एंड द गवर्नर जनरल पे अथॉरिटी होती थी कि वो डिसाइड कर सके वेदर आ सब्जेक्ट को हम सेंट्रल बोलेंगे, मतलब वो सेंट्रल लिस्ट में सब्जेक्ट जाएगा या प्रोविंशियल लिस्ट में जाएगा। इसकी अथॉरिटी किस पे थी, गवर्नर जनरल पे। ओके और प्रोविंसेस क्या करते हैं, प्रोविंसेस पे क्या अथॉरिटी थी, दैट दे कुड रन द एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ रेवेन्यू रेज बाय देमसेल्फ। ठीक है, जैसे अभी भी होता है ना कि स्टेट अपना अलग रेवेन्यू कलेक्ट करती है और सेंटर का अलग होता है, तो स्टेट प्रोविंसेस का जो अपना रेवेन्यू होता था वो उसको अपने एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ कर सकता था। एंड इट वॉज फॉर दिस पर्पज दैट द प्रोविंशियल बजट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसलिए प्रोविंशियल का बजट अलग आता था। अ प्रोविंशियल बिल even though given assent by the governor could not become a law unless it has given the assent by the governor general। ठीक है, अब अगर प्रोविंशियल बिल को पास करना है तो उसमें खाली गवर्नर जनरल का असेंट, उसकी मंजूरी नहीं चाहिए, बल्कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की भी मंजूरी चाहिए टू बिकेम अ लॉ। इस एक्ट के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो गवर्नर जनरल के हाथ में थी, एंड वो रिस्पॉन्सिबल था पार्लियामेंट इन लंदन थ्रू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब वो उसको वहाँ पे जवाब भी देना पड़ता था, क्राउन को रिस्पॉन्सिबल थे एज ए सेड। अब सेंट्रल लेजिस्लेचर को बाइकैमरल बना दिया गया, मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस, जैसे अभी हमारे पास है लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके वैसे ही पहले भी था अपर हाउस जिसको हम बोलते थे काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको हम कहते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर। जो काउंसिल ऑफ स्टेट थी उसमें 60 मेंबर्स होते थे, जिनमें से 34 को इलेक्ट किया जाता था, जबकि जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके 144 मेंबर्स होते थे, उसमें से 104 को इलेक्ट करा जाता था एंड 40 को नॉमिनेट। जैसे कि अभी भी आप देखते होंगे 12% को नॉमिनेट किया जाता था, सिमिलरली लाइक दिस। ठीक है, अमंग दिस नॉमिनेटेड 26 वर ऑफिशियल्स, और 40 में से जो 26 लोग होने चाहिए वो ऑफिशियल्स होने चाहिए। अब जो दोनों हाउसेस की पावर है वो आइडेंटिकल इवन इन द मैटर्स ऑफ फाइनेंशियल बिल, बट द सप्लाईज कुड बी जनरेटेड बाय द असेंबली ओनली। दोनों की जो पावर्स से ऑलमोस्ट सिमिलर थी, बट अभी जैसे आपने देखा लोकसभा राज्यसभा की पावर्स में थोड़ा डिफरेंस है। इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिला था, जैसे मैंने आपको बताया था, पहले किसको था, सिर्फ मुस्लिम्स को था, अब सिख्स को भी मिलने लगा था इन पंजाब, इंडियन क्रिश्चियंस को मिलने लगा, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस एंड इवन टू द नॉन ब्राह्मण्स इन द मद्रास प्रेसिडेंसी। तो सबको क्या मिला इनमें, इन कैटेगरीज को सेपरेट इलेक्टोरेट। ओके, इस एक्ट के अंदर हमने एक नया प्रोविजन बनाया था, नया ऑफिस बनाया था ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन लंदन। ठीक है, एक हाई कमिश्नर भी बना हमारा लंदन से, एंड ही प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन। अभी हमने देखा था सिविल सर्विस एग्जाम तो होने लगे थे, बट इस एक्ट के अंदर इन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन एक बॉडी के फॉर्म में एस्टैब्लिश करने के लिए बोल दिया गया था, जो कि 1926 में सेटअप हुआ था, जिसमें वो सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करते थे, उन्हें बनाते थे सिविल सर्वेंट एग्ज़ाम के थ्रू, फिर वो इंटरव्यू वगैरह ये सब चीज़ें होती थी। ठीक है, और इसको रिकमेंडेशन किसने दी थी, ली कमीशन ने
सिविल सर्वेंट्स के बॉडी को। एंड इसमें एक और चीज़ थी, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन टू स्टडी इट्स वर्किंग आफ्टर 10 years ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्स। इन्होंने बोला था एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनेगी जो कि अपना काम कब शुरू करेगी, 10 years के बाद अपने फोर्स में आने के। ओके, नेक्स्ट एक्ट जो था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हमारा बेसिस बना था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। मैंने अभी आपको बताया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बेल्डविन अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ 7 member स्टैट्यूटरी कमीशन। इन्होंने कितने मेंबर की कमीशन बनाई, 7 member, जिसके चेयरमैन कौन बने, सर जॉन साइमन। जिसके अगेंस्ट क्या आई थी, साइमन गो बैक, आपने सुना होगा, स्लोगन्स आए थे। कब बनी थी, 1927 में। ठीक है, इसका शेड्यूल था 29 में बनने का, 30 में बनने का, पर ये 2 साल पहले ही बन गई। और इसका काम क्या था, ये इंक्वायर कर रही थी एंड रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन, जो नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसके अंदर जो भी प्रोविजंस लाए गए थे, इसका काम था कि इंक्वायर करेगी, रिपोर्ट करेगी कि क्या उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ओके, इन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश कब करी, 1930 में करी। एंड द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो भी साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी, उसके अकॉर्डिंग ही, उन चीज़ों के पॉइंटर्स के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बनाया गया। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट थे। सबसे पहले इसमें बनाया गया ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसमें प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स को भी इंक्लूड किया गया ऑल इंडिया फेडरेशन में। ओके, द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग एज ए प्रिंसली स्टेट डिड नॉट जॉइन। अब ये कभी रियलिटी में नहीं बन पाई। पेपर पे तो इन्होंने बोल दिया ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगी, पर ऑन रियलिटी नहीं बन पाई, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स जो थी हमारी, उन्होंने कभी भी इस फेडरेशन को ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद इन्होंने बोला था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के लिए, इन्होंने डायाकी जो सिस्टम था इन द प्रोविंसेस, उसको अबॉलिश किया एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन प्लेस। ठीक है, डायाकी को हटा दिया, ठीक है, एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उसकी जगह ले आए। एंड देयर वाज डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द प्रोविंस एंड द सेंटर। प्रोविंस और सेंटर के बीच में पावर्स को डिवाइड कर दिया गया और अलग अलग उनकी ऑटोनॉमस यूनिट्स बना दी गई। अब जो गवर्नर था वो एक्सरसाइज क्या करता है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी करता था ऑन प्रोविंस ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन। ठीक है, गवर्नर अपनी अथॉरिटी क्राउन के बिहाफ पे प्रोविंस पे करता था, एंड नॉट एज ए सबऑर्डिनेट ऑफ द गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर का अलग रोल हो गया और गवर्नर जनरल का रोल अलग हो गया, दोनों एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। ठीक है, और गवर्नर किसके एडवाइस पे काम करता था, अपने मिनिस्टर्स के एडवाइस पे काम करता था, हु वर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। अब इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, सिस्टम ऑफ डायाकी, सेंटर पे डायाकी को इंट्रोड्यूस कर दिया। द गवर्नर जनरल की पावर को वेस्ट कर दिया विद द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ट्रांसफर ऑफ पावर को लिमिट कर दिया, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, ऐसे जो टॉपिक्स थे ये गवर्नर जनरल के हाथ में डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए विद द हेल्प ऑफ काउंसलर्स, जो कि उसको संभालते थे। और जो बचे हुए सब्जेक्ट्स थे उसको कौन संभाल रहा था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स संभाल रहा था, और वो दोनों आंसरेबल किसको थे, लेजिस्लेचर को। द काउंसलर्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर नेवर अपॉइंटेड अंडर द एक्ट ऑफ 1935। देयरफॉर जो पहले का एक्ट था 1919 वाला, वो कंटिन्यू रहा हमारे इंडिपेंडेंस तक। ओके, उसके बाद बाइकैमरलिज्म, सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज बाइकैमरल, कंसिस्ट ऑफ फेडरल असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। सेंटर भी बाइकैमरल थी, मतलब फेडरल असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट 2 बॉडीज थी इसमें। इसको 6 ऑफ 11 प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। 11 प्रोविंसेस थी, उसमें से 6 प्रोविंसेस में हमारी बाइकैमरलिज्म चल रही थी। ठीक है, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस, जिसमें बाइकैमरल चल रही थी, जिसमें एक अपर हाउस था और एक लोअर हाउस था। इन पे भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस प्लेस किए गए थे। एंड और जो बची हुई प्रोविंसेस थी उनमें यूनिकैमरल सिस्टम चल रहा था। मैरिज एंड डिवोर्स एंड एट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें चलती रहती थी। एंड रेजिडुअरी पावर्स वर गिवन टू द
वाइसरॉय, और जो बची हुई पावर्स थी, रेजिडुअरी पावर्स थी, वो वाइसरॉय को प्रोवाइड करी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंस। मतलब सेंटर में भी और प्रोविंस में भी लेजिस्लेटिव पावर्स थी, उनको डिवाइड कर दिया गया था। ज़रूरी है ये, ठीक है। लॉज कौन कैसे बनाएगा, किसके अथॉरिटी में कितने टॉपिक्स आएंगे, वो भी ज़रूरी है, उसको डिवाइड कर दिया गया था। फेडरल लिस्ट में हमारे थे 59 टॉपिक्स, जिसमें टॉपिक्स थे एक्सटर्नल अफेयर, करेंसी, कॉइन, नेवल, मिलिट्री, एयरफोर्सेस, सेंसस, जो कि एक नेशनल इंपॉर्टेंस के थे, उनको फेडरल में डाल दिया गया। प्रोविंशियल में सब्जेक्ट्स आए 54 लाइक पुलिस, पब्लिक सर्विस, एजुकेशन, जो कि एक स्टेट लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्रोविंस के हाथ में दे गए। और एक कॉन्करेंट था जिसपे दोनों काम कर सकते हैं, सेंटर भी और प्रोविंस, जिसमें 36 सब्जेक्ट आए थे लाइक क्रिमिनल लॉ, सिविल प्रोसीजर, मैरिज, डाइवोर्स एंड एट्रीब्यूशन। ठीक है, ये दोनों के पास अपनी अपनी इसमें अथॉरिटी थी, दोनों में से कोई भी इस पर अपने लॉज बना सकता था। और रेजिडुअरी पावर जैसे हमने पढ़ा वाइसरॉय के हाथ में दे दिए गए थे। कुछ अलग प्रोविजंस भी थे, लाइक इन्होंने फ्रेंचाइज को एक्सटेंड कर दिया गया था, 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन को वोटिंग राइट्स मिल गई थी। उसके बाद फेडरल कोर्ट्स बना दिए गए थे 1937 में। उसके बाद इन्होंने काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश कर दिया गया था, एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को टीम ऑफ एडवाइजर्स दे दिए गए थे। उसके बाद कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी मिला था बाय सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लासेस। पहले तो हमने मुस्लिम्स को, सिख्स को, क्रिश्चियंस को, इन सबको दिया था। उसके बाद हमने डिप्रेस क्लासेस, वुमेन और लेबर को भी सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है, काफ़ी एडवांसमेंट हुई थी इस एक्ट के थ्रू। लास्ट एक्ट हमारा बन जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इस एक्ट के बाद हमने फाइनली इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया गया। इसके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली थे, उन्होंने 1947 में बोल दिया था कि दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय जून 30, कि जून 30 तक हमारा जो ब्रिटिश रूल था अब वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने 1947 में बोला द वाइसरॉय ऑफ इंडिया प्रपोज द पार्टीशन प्लान, जो कि जिसको हम माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान को फॉर्मेशन को बना दिया गया था, और एक मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन भी किया गया था। इस एक्ट को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंदर लागू कर दिया गया था। ठीक है, इस एक्ट के चलते क्या होता कि जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में, उसको ख़त्म कर दिया गया था। इंडिया को एक इंडिपेंडेंट और एक सॉवरेन स्टेट के फॉर्म में बना दिया गया था ऑन अगस्त 15, 1947। मतलब इंडिया फाइनली इंडिपेंडेंट कहलाया था। इसमें पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ था, जिसमें 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन बन गए थे, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, और 2 डोमिनियंस के नाम आपको पता है, इंडिया और पाकिस्तान। क्राउन वुड अपॉइंट अ गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमिनियन, और उसके बाद द लेजिस्लेचर्स ऑफ ईच डोमिनियन वुड हैव सॉवरेन पावर्स टू लेजिस्लेट। दोनों के अपने अपने पावर्स होंगे, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, नो लेजिस्लेशन शुड बी पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट वुड अप्लाई टू ईच डोमिनियन। ठीक है, कि कोई भी ऐसे लेजिस्लेशन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट अप्लाई करेगा वो अब डोमिनियंस पे नहीं चलेंगे, मतलब ना इंडिया ना पाकिस्तान, कोई उसको नहीं मानेगा। एंड द गवर्नर जनरल हैव गिवन असेंट टू बिल इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी। ठीक है, एंड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड एंड इट वॉज टेकन एज द जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नहीं बना था, नया लागू नहीं किया गया था, तब तक हमने जो एक्ट ऑफ 1935 को था उसको कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में मान के चले थे। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस जो था वो यही एक्ट बना था। उसके बाद बाउंड्रीज बना दी गई थी दोनों कंट्रीज़ की अलग अलग। ठीक है, एंड सब्जेक्ट्स अलग अलग कर दिए गए थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स बन गए थे, एंड सिविल सर्विसेज को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था कुछ टाइम के लिए। रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट फॉर द सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल को हटा दिया गया था, एंड ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड बाय दिस एक्ट। इसी एक्ट के अंडर ब्रिटिश रूल ख़त्म हुआ था और इंडिया एक सॉवरेन स्टेट के फॉर्म में, सॉवरेन नेशन के फॉर्म में 1947 में उभर के आ गया था। एंड दिस इज़ हाउ वी एंड विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे लागू किया गया, कौन कौन से एक्ट्स आए थे जब तक हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था।
डिफरेंट थिंग्स। ये हमारा टॉपिक कवर अप हो गया है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, हमने इस टॉपिक में पूरा अपना बेसिक हर चीज़ को कवर अप कर लिया है। हमारा जो फर्स्ट बेसिक टॉपिक है हमारे पॉलिटी का, एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटेड इन दैट। यू कैन हैव अ लुक, वीडियो आप दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड पॉलिटी की पूरी सीरीज़ आएगी, इसमें सारे चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। सो यू कैन सब्सक्राइब अस, और आपको सारे ऐसे टॉपिक्स हमारे साथ डिस्कस करने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड आई होप आपको हर चीज़ समझ आई होगी। एंड प्लीज़ फॉलो विजन सिविल सर्विस।